ज़रूर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरे ताया का नाम अफजल था और वो शुरू से ही नेक तबीयत के मालिक थे। वो करीबी ही मस्जिद में इमाम थे और खानदान भर में बल्कि पूरे गांव में इसलिए मशहूर थे क्योंकि वो सच्ची ताबीरें बताया करते थे। जो कोई भी ख्वाब देखता था दौड़ा दौड़ा उनके पास आता था और वो उसकी ताबीर बता दिया करते थे। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उनकी बताई हुई ताबीर छूटी हुई हो। हमेशा जो वो बात कहते थे वो बाद में वाक़या हो जाती थी। मैं अपने ताया की खासी लाडली थी और वो मुझे काफ़ी सारे किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। ये कहानी जो उनकी ज़िंदगी के साथ पेश आई थी उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर सुनाई थी, बल्कि मेरे बेहद इसरार पर सुनाई थी, क्योंकि मैंने अक्सर उनकी बेटियों से सुना था कि जब सरे शाम अब्बा घर आते हैं तो घर में उनके दाखिल होने के बाद एक सफेद रंग का साया भी घर में दाखिल होता है। इसके अलावा भी मैंने सुन रखा था कि अगर ताया किसी के साथ पैदल चलते हैं तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे साथ चलो या मेरे आगे आगे चलो। एक बार जब मेरे एक चचाजाद भाई ने उनसे जिद की कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा क्योंकि आप मेरे मोहतरम हैं, तो वो ये देखकर डर ही गया कि उनके पीछे एक साया भी उनके साथ साथ चल रहा था। गर्ज कुछ ऐसी ही बातें मैंने अपने ताया के बारे में सुन रखी थी। मैंने सोचा कि मैं उनसे इस बारे में पूछूं कि ये आखिर सच है या फिर लोगों की बनाई हुई बातें हैं। उन्होंने जो मुझे इस हवाले से किस्सा सुनाया वो किस्सा मैं आपके गोशगुजार करने जा रही हूँ। यकीनन आप ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरत में डूब जाएंगे क्योंकि ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। ये उस वक्त की बात है जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मेरी तबीयत में ज्यादा शौकपन नहीं था, बल्कि मैं बाकी लड़कों से जरा मुख्तलिफ मिजाज का था। मेरी आदत थी कि जब मैं कोई अच्छा काम करता था तो उसका सिला लोगों से नहीं मांगता था, बल्कि हमेशा खुदा पर छोड़ देता था कि जो खुदा चाहेगा मुझे इसका बदला देगा। हमारे घर के करीब ही एक दरिया बहता है। अक्सर सरे शाम में दरिया के किनारे जाकर बैठ जाया करता था और डूबते सूरज को देखा करता था। जब डूबते सूरज की किरणें पानी पर पड़ती तो एक बहुत ही दिलकश मंजर पैदा हो जाता था। ये मंजर कुछ ही लम्हों के लिए होता, लिहाजा मेरी कोशिश होती कि मैं सरे शाम ही वहां पहुंच जाऊं ताकि कहीं ये मंजर मेरी आंखों से ओझल न हो जाए। एक दिन मैं ये मंजर देखकर लौट ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक औरत का दुपट्टा पड़ा हुआ मिला। उस दुपट्टे पर काफी कांटे चुभ गए थे। शायद घास में पड़े पड़े रहने की वजह से छोटे छोटे कांटे उसमें चुभ गए थे। मैं नहीं जानता था कि ये दुपट्टा किसका है, लिहाजा मैंने उस दुपट्टे को एहतियात से उठाया और उस पर से सारे कांटे चुनकर अलग कर दिए। जब दुपट्टा साफ हो गया तो मैंने तह करके उसे एक करीबी साफ पत्थर पर रख दिया। ये काम करने के बाद जब मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो मुझे यूं लगा किसी ने मुझे आवाज दी है। मैंने पलटकर देखा तो खुशबू का एक झोंका मेरे करीब से गुजरा, मगर जब कुछ नहीं मिला तो मैं वापस अपने घर के रास्ते पर हो लिया। अगले दिन जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो मुझे वो दुपट्टा दोबारा नजर आया। मैंने वही अमल दोहराया, दुपट्टे को कांटों से पाक किया और करीब पड़े एक साफ सुथरे पत्थर पर उसे तह करके रख दिया। और आज फिर वही हुआ जो कि कल हुआ था। एक खुशबू का झोंका मेरे करीब से गुजरा और मेरे वजूद को मुअत्तर कर गया था। मैं इस बात पर हैरान था कि आखिर इस दुपट्टे के तय करने में ऐसी क्या बात है जो यहाँ पर खुशबू के झोंके चलने लगते हैं। मैं था तो संजीदा तबीयत का, मगर मेरे दिल में एक शरारत सूझी। मैंने सोचा कि कल जब मैं जाऊंगा और अगर मुझे ये दुपट्टा रास्ते में मिला तो मैं वापस उसे वहां पर रखूंगा नहीं, बल्कि अपने साथ घर ले आऊंगा। अगली शाम मैं मारे तजस्सुस के इतना खुश और पुरजोश था कि मैंने सूरज डूबने का मंजर भी अच्छी तरह नहीं देखा, और जो ही मंजर खत्म हुआ मैं जल्दी जल्दी उसी रास्ते पर आ गया जहां पर मुझे दुपट्टा मिला था। मैं जवान था, मेरे दिल में शरारत सूझी कि जिसका दुपट्टा है वो ढूंढने जरूर मेरे घर तक आएगी, या कम अज कम मुझे जानती तो होगी। हस्बे तवक्का जब मैं उस रास्ते से गुजरा तो वो दुपट्टा मेरे सामने ही पड़ा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा, जब कोई नजर नहीं आया तो दुपट्टा उठाकर उससे हस्बे मामूल कांटे साफ किए, मगर पत्थर पर रखने की बजाय अपनी जेब में डाल लिया।
दुपट्टा जेब में डालते ही मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मुझे छुआ है। वो लम्स ऐसा था जिसने मुझे लम्हों में दुनिया से बेगाना कर दिया। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा, मगर जब कुछ नजर नहीं आया तो मैंने सोचा दुपट्टे को लेकर घर चलता हूँ। लिहाजा मैंने यूं ही किया। मैंने दुपट्टा जेब में रखा और बगैर किसी चीज की परवाह किए घर वापस आ गया। घर आकर मैंने अम्मा से नजरें चुराते हुए अपने कमरे का रास्ता लिया और कमरे में जाकर दुपट्टा तय करके अपने तकिए के नीचे रख दिया। मैंने सोच लिया था कि अगले दिन जाकर दुपट्टा दोबारा उसी जगह पर रख दूंगा जहां से मुझे मिला था, मगर शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका था, या यूं कह लो कि मैंने अनजाने में एक अच्छा काम कर दिया था। जब मैं रात को अपने कमरे में आया तो कमरे में वही खुशबू फैली हुई थी जो मैंने उस दिन रास्ते में सूंघी थी। अब मेरे दिल में कुछ अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। थोड़ा थोड़ा खौफ भी आ रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि ये दुपट्टा किसी लड़की का नहीं बल्कि किसी जिनजादी परी या फिर हत्ता के चुड़ैल का भी हो। इस खौफ ने मेरे औसान खता कर दिए थे। मैं परेशान होकर अपने तकिए की जानिब बढ़ा ताकि वहां से दुपट्टा निकाल सकूं, मगर जो ही मैंने आगे बढ़कर तकिया उठाया वहां पर दुपट्टा नहीं था। हाँ, मगर तकिया हटाते ही मुझे यूं महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई लड़की सोई हुई है। मैंने अपने इस ख्याल पर अस्तगफिरुल्लाह कहा और तकिया रखकर कमरे से वापस बाहर आ गया। मुझे यूं लगा कि शायद ये सब मेरे जहन की कारस्तानी है। दुपट्टा तो कहीं अम्मी ने रख दिया होगा। मैं अम्मी जान के पास पहुंचा और बताया कि मुझे रास्ते से एक दुपट्टा मिला था। मैं समझा था कि वो दुपट्टा हमारे घर में से किसी लड़की का होगा, तो मैं उसे उठाकर ले आया। क्या आपने वो तकिए के नीचे से ले लिया है? मगर अम्मी बोली, कौन सा दुपट्टा, कैसा दुपट्टा? मैंने तो तुम्हारे तकिए को हाथ तक नहीं लगाया। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और मैंने सारे घर में वो दुपट्टा ढूंढना शुरू कर दिया। किसी को भी मेरी बेचैनी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं एक दुपट्टे के लिए क्यों पागल हुआ जा रहा हूँ, मगर मेरे लिए ये बेचैनी का बायस था कि दुपट्टा अचानक तकिए के नीचे से गायब कैसे हो गया। खैर, अब दुपट्टा ढूंढने के अलावा भी तो कई काम थे। मैं कामों में मसरूफ हो गया और रात को खाना खाकर अपने बिस्तर पर आ गया। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि क्यों न तकिया उठाकर देखूं, शायद दुपट्टा यहीं पड़ा हो। अभी मैं ये सब करने ही लगा था कि अम्मी मेरे कमरे में आ गई। मुझे दूध का गिलास दिया और कहने लगी कि बेटा, रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। दुपट्टा देखने का ख्याल तो दिल में ही रह गया। मैंने अच्छे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी दूध का गिलास खत्म किया और सो गया। तकरीबन रात के कोई 12 बजे थे कि मेरी आंख खुल गई। मुझे यूं लगा किसी ने मेरी आंखों पर हाथ रखा है। मैंने झट से आंखें खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे ऊपर वही दुपट्टा पड़ा हुआ था। हालांकि मैं अपना खेस लेकर सोया था, मगर किसी ने मेरे ऊपर वही दुपट्टा तान दिया था। और हैरत की बात ये थी कि जब मैं वो दुपट्टा रास्ते से लाया था तो ये हुजम में काफी छोटा था, मगर अब जबकि मैंने ओढ़ा हुआ था तो ये किसी चादर की मानित फैला हुआ लग रहा था। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि ये दुपट्टा तो मैंने पूरे घर में ढूंढा था, उस वक्त तो मुझे कहीं नहीं मिला, फिर अचानक ये मेरे ऊपर कैसे आ गया। मैं ये सोच सोच कर हैरान हो ही रहा था कि मुझे अपने कमरे में किसी की सांसों की आवाज आई। मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। मैं परेशान हो गया, मगर गांव में ऐसी बातें मामूल समझी जाती हैं। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द किया और फिर दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ के सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो दुपट्टा फिर गायब था। मैं हैरान परेशान हो गया कि आखिर ये क्या मुआजरा है। ये दुपट्टा कभी मेरे सामने आता है और कभी गायब हो जाता है। आखिर मैं क्या करूं? फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आज दोबारा सूरज देखने जाऊंगा। आते हुए रास्ते में देखूंगा कि दुपट्टा वहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आज तो मैं सुबह से ही शाम होने का इंतजार करने लगा। जो ही शाम हुई मैं असर की नमाज पढ़कर दरिया की तरफ चल दिया। कुछ देर वहां बैठा सूरज को देखता रहा और फिर दोबारा बेचैनी से उसी रास्ते पर आ गया जहां से मुझे दुपट्टा मिला था। मैं उस रास्ते पर आया, वहां दुपट्टा नहीं था। मैंने हैरान होकर उस पत्थर की जानिब देखा
तो पत्थर की ओट में मुझे किसी औरत के बाल नजर आए। इतने लंबे, घने और सुनहरी बाल। हमारे गांव में तो काले बालों वाली लड़कियां थीं, ज्यादा से ज्यादा भूरे बाल होंगे, मगर ये सुनहरी बालों वाली लड़की आखिर यहाँ पर कर क्या रही है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये सुनहरी बालों वाली औरत पत्थर की ओट में बैठी है। मैंने मारे तजस्सुस के कदम आगे बढ़ाए तो वही खुशबू के झोंके आना शुरू हो गए जो कल रात मेरे कमरे में आ रहे थे। अभी मैं उसके पास पहुंचने ही वाला था कि वो पलक झपकते में गायब हो गई। मुझे लगा कि आजकल मैं शायद ऐसे ख्वाब देखने लगा हूँ। ये मुझे होता क्या जा रहा है? कभी मुझे लड़की सोते हुए नजर आती है और आज मुझे सुनहरी बालों वाली लड़की नजर आई। शायद मेरी शादी की उम्र हो गई है, तभी मुझे इस तरह के ख्याल सताने लगे हैं। मैंने अपना सर झटक कर सोचा और वापस घर आ गया। घर आके मैंने मामूल के काम किए, मगर आज मैं एक बात महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। गर्मी लगती तो अजीब सी राहत महसूस होती, क्योंकि वही खुशबूदार झोंके मेरा तवाफ करने लगते। अब मैं किसी अनदेखी हस्ती का आदी हो गया था। मैं तो शुरू से ही निडर था। डरना मेरी फितरत में नहीं था, लिहाजा मैं इन बातों पर डरने की बजाय खुश हो रहा था। अनदेखी ही सही थी तो कोई औरत साथ ही, और फिर हमारे गांव में ऐसी बातों का तसव्वुर भी नहीं था। ऐसे में मेरे लिए एक परी वजूद का साथ होना बड़ी ही खुशी का बायस था। लिहाजा मैंने कोई दम दरूद भी नहीं किया कि कहीं ये परी गायब ही ना हो जाए। भले मेरे ख्याल ही सही, मगर थे तो बहुत ही खुशकुन ख्याल। मैं बैठे बैठे मुस्कुराने लगा था। मुझे यूं महसूस होता कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और मुझ पर कोई जिनजादी आशिक हो गई है। हालांकि ऐसा कुछ कभी मैंने सुना नहीं था। मैंने दादा लोगों से जिन्नों की बहुत कहानियां सुनी हैं, मगर जिनजादियों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, और ना ही ये सुना था कि जिनजादियां किसी मर्द पर आशिक हो जाएं तो उसके साथ रहने लगती हैं। मगर बस जवानी की भूल कह लो कि मैं इस बात को सच समझ बैठा। अगले दिन मैं किसी मसरूफियत की वजह से दरिया पर नहीं जा सका। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि किसी तरह 2 मिनट ही सही, मगर उस रास्ते से वापसी के लिए वहां जाऊं सही, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी और यूं मैं घर पर ही रह गया। मुझे अब महसूस हो रहा था कि मेरे कमरे का दरवाजा जब मैं बाहर को जाने लगता हूँ तो खुद ब खुद खुल जाता है, जब अंदर आता हूँ तो खुद ब खुद बंद भी हो जाता है। लेकिन उस रात एक अजीब वाकया पेश आया जिसने मुझे यकसर बदल कर रख दिया था। रात को मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बिस्तर की बजाय उसी रास्ते पर पाया जहां पर मुझे दुपट्टा मिला था। हालांकि ये जगह मेरे घर से काफी दूर थी। रात का समय था और चांदनी खूब पड़ रही थी। मैं इस रास्ते पर मौजूद था जहां मैं आया नहीं था। गांव में रात बहुत अंधेरी होती है और ना ही मैं कभी रात के वक्त बाहर निकला था। मुझे यहाँ आकर खौफ महसूस हो रहा था। समझ में नहीं आता था कि मैं आखिर यहाँ क्यों कर आ गया हूँ। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मेरी नजर उसी पत्थर पर पड़ी। पत्थर की ओट में वही सुनहरी बालों वाली लड़की बैठी हुई थी। वही वाकया जब दिन को हुआ था तो मेरे दिल में शरारत सूझ रही थी, मगर वही मंजर रात को देखकर मैं मारे खौफ के दहशतज़दा हो गया। मेरे कदम तजस्सुस के मारे अब उसकी तरफ नहीं उठ रहे थे, बल्कि उन्हें खौफ ने जकड़ लिया था। मैं चाहता था कि बस जल्दी से मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ कदम उठाए ही थे कि वो सुनहरी बालों में एक जुम्बिश हुई। बाल लहराती हुई एक खूबसूरत परी चेहरा लड़की मेरी तरफ आई। मेरा सारा खौफ दूर हो गया। ऐसा हुस्न तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। हल्के सुनहरी बाल, काली आंखें, घनी पलकें और उस पे कयामत सरापा, खुशबू के झोंके और चेहरे पर चांदनी जैसा नूर। वो परी चेहरा एक खास अदा से चलते हुए मेरे पास आई। उसके हाथ में वही दुपट्टा था जो मैंने यहाँ रास्ते से उठाकर साफ किया था। उसने मेरे करीब आकर मुझे सलाम किया और बोली, मेरा नाम हुरैन है। मेरा ताल्लुक जिन्नों के एक खूबसूरत कबीले से है। जिस दिन आपको मेरा यहाँ पर दुपट्टा पड़ा हुआ मिला था, हम दरिया पर मछलियों का शिकार करने आए थे। हमारे कबीले के कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे और हम लड़कियां यहाँ पर खेल रही थी।
खेल खेल में मेरा दुपट्टा यहीं रह गया और हम लोग मछली पकाने में मसरूफ हो गई। जब मैंने वापस आकर देखा तो मेरे दुपट्टे के साथ कांटे लग चुके थे। मैं अपना दुपट्टा उठाने ही लगी थी कि मुझे आप नजर आए। आपने मेरा दुपट्टा उठाकर उसमें से कांटे निकाले तो मुझे बेहद अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरे लिए आपके क्या जज्बात थे। ये दुपट्टा मैंने आपको हमेशा के लिए तोहफे में दिया था। अगर आप उस दिन वो दुपट्टा पत्थर से ना भी उठाते तो मैं यकीनन आपके घर में रख देती। ये आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, ना ही आपकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी करूंगी। बस सिर्फ एक बात चाहती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। उसने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था। मैं चाहता था उसके हुस्न लाजवाब की तारीफ करूं, मगर वो पलक झपकते ही गायब हो गई थी। उसके गायब होते ही मुझे लगा कि मैं झटके से जमीन पर आ गिरा हूँ। आंखें खोली तो मैं अपने बिस्तर पर ही मौजूद था, मगर मेरे कपड़ों पर घास फूस लग चुकी थी, जिससे लग रहा था कि मैं वाकई जमीन पर गिरा हूँ। अगर मैं जमीन पर गिरा था तो मैं अपने बिस्तर पर कैसे मौजूद हूँ? इस सवाल का जवाब मुझे आने वाले वक्त में मिल चुका था। हुरैन अब मेरे साथ किसी साए की तरह रहने लगी थी। मेरी जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां आती जा रही थीं और मुझे यूं महसूस होता था जैसे कोई गैबी हस्ती मेरी मदद कर रही हो। मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरे बच्चे भी हो गए। अब तो बच्चियां भी जवान हो गई हैं, लेकिन हुरैन जैसी थी वैसी ही है। वो मेरे साथ हमेशा रहती है, मुझे कहीं अकेले आने जाने भी नहीं देती। मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया कि कोई मेरी बातों का मजाक न उड़ाए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ उसका भी मजाक उड़ाए। उसने मेरी इतनी मदद की है, मुझे हमेशा सुख पहुंचाया है। हालांकि अगर वो चाहती तो मुझे डरा भी सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। ना ही मुझे मोहताज किया और ना ही मुझे बाकी दुनिया वालों से दूर करने की कोशिश की। ये वाकया सुनाने के कुछ अरसा बाद ही मेरे ताया अब्बू की वफात हो गई थी। उसके बाद ना ही मैं उनसे मिल सकी और न मेरी इस बारे में उनसे मजीद कोई बात हुई थी। मैं उनसे इस बारे में मजीद भी पूछना चाहती थी, मगर अल्लाह की मर्जी इसी में थी। ये सर्दियों के दिन थे जब उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी वफात हो गई। मैं अपने इम्तिहानात की तैयारी की वजह से शहर से गांव उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सकी थी, लिहाजा मैं उनकी वफात के कुछ हफ्ते बाद ही गांव गई थी ताकि उनकी बेटियों से इस बात की ताज़ियत कर सकूं। ताया के घर का खानदानी कब्रिस्तान रास्ते में ही पड़ता था। ये मगरिब का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं दुआ करती चलूं, मगर फिर सोचा कि मगरिब का वक्त है, मुझे यहाँ इस वक्त दुआ करने नहीं आना चाहिए। वैसे भी रात को ताया के घर ही रुकना था। सोचा कि सुबह जाते हुए दुआ कर चलूंगी, मगर फिर मुझे किसी के रोने और सिसकने की आवाज आई तो मैं चौंक कर रह गई। मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो ताया की कब्र पर मुझे सुनहरी जुल्फें नजर आईं। ये मगरिब का वक्त था और किसी के रोने की आवाज और फिर ये जुल्फें मुझे हवास बाख्ता करने के लिए काफी थी। मैं तेज तेज कदम भरती हुई ताया के घर पहुंची तो मैंने उनकी बेटियों को बताया कि तुम लोगों में से कोई ताया की कब्र पर गया था या फिर मेरा वहम था। वो समझ चुकी थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बताने लगी कि ये तो रोज ही होता है। अब्बू की कब्र पर कोई चीज रोती हुई आती है और सरे शाम आकर वहां पर बैन करती है। मगर मैं समझ गई थी ये वही वक्त था जिस वक्त ताया वहां जाया करते थे। उस खौफ के मारे मैं ये भी भूल गई थी कि ताया ने जो हुलिया बताया था उसके मुताबिक उस जिनजादी के बाल सुनहरी थे। इस बात के बाद मुझे जिन्नात के वजूद पर यकीन आ गया था और मैंने कभी किसी से जिन्नात के बारे में कोई सवाल नहीं किया और ना ही उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये चीजें हकीकत में वजूद रखती हैं और शायद उनको हमारा मजाक उड़ाना बुरा लगता हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
اور اس طرح کی مزید خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی ہب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔